से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। और मुकेश पटेल साहब, शो से पहले चर्चा हो रही थी तो आपने कई सारे रिसर्च किए हैं जो हमारे टैक्स पेयर्स के लिए काफ़ी फायदे की बात होगी, चाहे इनकम टैक्स रिटर्न्स जुड़ा हुआ हो या फिर TDS जुड़ा हुआ हो। तो दर्शकों से यही कहूँगा कि कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अगले आधे घंटे तक हम कुछ खास आपको बताने वाले हैं। मिसाल के तौर पर नई टैक्स रिजिम चुनने के बाद भी कौन कौन से टैक्स फ्री अलाउंस या पर्क्स का मिलेगा आपको फायदा, इंटरेस्ट और डिविडेंड पर TDS से बचने के लिए फॉर्म भरते वक्त किन किन बातों का रखें ख्याल, और आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कर दी है गलती और अब रिवाइज करने का भी नहीं है रास्ता, तो क्या करें। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहला मुद्दा जो हर करदाता के लिए एक विवाद या कह सकते उलझन वाली स्थिति रहती है कि नई टैक्स रिजिम चुने या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम चुने। नई टैक्स रिजिम चुनेंगे तो वहाँ पे अलाउंस का फ़ायदा नहीं मिलेगा, पर्क्स का फ़ायदा नहीं मिलेगा, एक आम धारणा बनी हुई होती है। लेकिन हमारे टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब खास रिसर्च करके आए हैं और इनका मानना है कि नई टैक्स रिजिम चुनने के बाद भी कई सारे अलाउंसेज हैं, कई सारे पर्क्स हैं जिसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। मुकेश पटेल साहब, शुरुआत में अलाउंस से करूं। अगर कोई नई टैक्स रिजिम के तहत आता है या फिर आना चाहता है तो उसको कौन कौन से टैक्स फ्री अलाउंस का फायदा मिल सकता है? बिल्कुल लक्ष्मण जी, जैसे आपने कहा, आम तौर से ये एक बिलीफ है कि भाई अगर हम नई रेजिम में जाएंगे तो ऑब्वियसली नई रेजिम में जो आपके पॉपुलर अलाउंसेस टैक्स फ्री थे, HRA थे, LTC थे, ये सब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस वाली बात है, क्योंकि सेक्शन 115 BAC जो सेक्शन है, ये नई और पुरानी रेजिम के टैक्स रेट्स और उसके नियम के बारे में बात करती है। तो आम तौर से इवन टैक्स प्रोफेशनल्स के ख्याल में ये इसलिए नहीं आता है क्योंकि जो कहा गया है सेक्शन में, वो सेक्शन में ये कहा गया है कि दी वेरियस अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10 विल नॉट बी अलाउड, पर उसमें एक राइडर है अदर देन दोज नोटिफाइड। अब अदर देन दोज नोटिफाइड ये ध्यान में आता नहीं है कि भाई ऐसे कौन से नोटिफाइड है कि जो आपको मिल सकते हैं, आप नए रेजिम में जाते हैं तो भी। तो लक्ष्मण जी, ये जो हमारी सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 है, इसमें कुछ खास अलाउंसेस हैं कि जिसके बारे में नोटिफिकेशन CBDT ने 28 जून 2020 के उसके नोटिफिकेशन में ये जारी किया। और उसमें ये कहा गया है कि एक तो जो हमारे दिव्यांग होते हैं, माना फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड जो टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 3,200 रुपीज, वो आमतौर से किसी को ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता है, पर इन लोगों के लिए 3200 रुपया प्रति मास, माना पूरे साल का तो 38,400 का अलाउंस आपको मिल सकता है, ये ख्याल रखना है। और एक दूसरा, उसमें कोई भी सैलरी टैक्स पेयर हो, उस तमाम टैक्स पेयर्स को मिल सकता है। वो है सेक्शन 10-14 के तहत अगर आपको आपके एम्प्लॉयर की ओर से कन्वेयंस अलाउंस या तो टूर एंड ट्रांसफर अलाउंस दिया जाता है कि जिसका उपयोग आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज बजाने के लिए करते हैं। और ये कन्वेयंस अलाउंस इज अ वेरी यूजफुल एंड एन इंपॉर्टेंट अलाउंस विच कैन बी क्लेम्ड एज टैक्स फ्री। और ये आप नए रेजिम में हैं तो भी इसका फायदा ले सकते हैं और इसका कोई मॉनिटरी लिमिट नहीं है। ये भी एक इसकी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो आपने जो कहा कि किसी भी तरह का मॉनिटरी लिमिट नहीं है कन्वेंस अलाउंस में, तो ये क्या सैलरी के बेसिक सैलरी से कोई इसका नाता रिश्ता नहीं है? और ये कन्वेंस अलाउंस अगर कंपनी आपको देती है आपके अकाउंट में, तो वो भी आपकी इनकम टैक्स का हिस्सा नहीं माना जाएगा? बिल्कुल लक्ष्मण जी, ऐसा है कि इसमें महत्वपूर्ण बात यह है
कि ये अलाउंस आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि आपने अपनी जो ऑफिशियल ड्यूटीज है वो बजाने के लिए आपको ये खर्च करना पड़ा है। अब जैसे कई लोग होते हैं, सेल्स में होते हैं, अकाउंट्स या और जिनके बाहर का काम होता है, वो अपना खुद का व्हीकल 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेके वो घूमते हैं और वो अपने एम्प्लॉयर के काम के लिए जाते हैं। तो उसके लिए अगर कोई एक मान लीजिए 4,000, 5,000, इवन 7-8 हजार, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस, आप कहाँ हैं, आपका कौन सा सिटी है, क्या आपका व्हीकल है, अगर आपको दिया जाता है और आप ये बता सकते हैं कि ये मैंने इसके दायरे में स्पेंड किया है फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, तो इसको संपूर्णतः लक्ष्मण जी एग्जम्प्ट माना जाएगा नए रेजिम में भी। एक सवाल और है कि अगर हम ड्राइवर को सैलरी देते हैं और उस ड्राइवर का इस्तेमाल गाड़ी चलाने के लिए करते हैं, वो ऑफिस के काम के लिए करते हैं, तो ड्राइवर वो जो है ना, वो 10-14 के दायरे में जो नोटिफाइड नहीं है उसके अंदर इसका समावेश नहीं होता है। मतलब तो ड्राइवर का अलाउंस जो है उसका एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, यूनिफॉर्म अलाउंस है वो नहीं मिलेगा। ये 10-14 में जो एक्सेप्शंस हैं वो केवल ये कन्वेयंस और ट्रू ट्रांसफर अलाउंस का है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो रही सारी बात आपको टैक्स फ्री अलाउंसेस की। आपने पर्क्स की बात करी, तो पर्क्स में किस तरह के पर्क्स टैक्स फ्री होते हैं? पर्क्स में ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो सेक्शन 17 है, सेक्शन 17 में कुछ पर्क्स ऐसे हैं जो जिसको एग्जम्प्ट गिना जाता है, और सेक्शन 17 के एग्जम्प्ट पर्क्स को ये सेक्शन 115 BAC के रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस के दायरे में नहीं रखा गया है। अब जैसे हम एग्जांपल दें कि हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं जहां रीइंबर्समेंट वगैरह होता है। आज समझिए कि सेरिमोनियल जो साल में एक बार कोई या ज्यादा गिफ्ट्स दिए जाते हैं ओवरऑल 5,000 रुपीज के लिमिट में। आज मान लीजिए एम्प्लॉयर ने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है 20,000 रुपये के अंदर, या तो मेडिकल पर्पस के लिए जहां कोई मॉनिटरी लिमिट भी नहीं है, आपको फोन की सुविधा दी जाती है, आपको लैपटॉप की सुविधा दी जाती है। ये आप फूड कूपन्स पर मील आपको जो 50 रुपये के अंदर जिसको परक्विजिट नहीं माना जाता है, तो ये सब जो एग्जम्प्ट परक्विजिट्स है वो एग्जम्प्ट ही रहेंगे, भले आप नए रेजिम में जाते हैं तो भी। ये आपको खास ख्याल में रखने वाली बात। तो बिल्कुल आपने बहुत सारे गलतफहमी लोगों की दूर कर दी कि नई टैक्स रेजिम अगर हम चुनते हैं तो टैक्स फ्री अलाउंस का फ़ायदा नहीं मिलेगा, टैक्स फ्री पर्क्स का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, कई सारे अलाउंसेज हैं जो टैक्स फ्री होगा। नई टैक्स रेजिम में भी कई सारे पर्क्स हैं, उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। नई टैक्स रेजिम में भी उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके काफ़ी डिटेल में मुकेश पटेल साहब ने बताया। दर्शकों से यही कहूँगा, कोई भी कन्फ्यूजन इसको लेकर के तो आप tax@moneycontrol.com पे लिखिएगा, हम फिर से आपके दुविधा को दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बहुत ही काम की बात है उन लोगों के लिए जो नई टैक्स रेजिम में आ चुके हैं या फिर आने का मन बना रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं सीधे पटियाला, जहां से धर्मेंद्र सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या उलझन आपकी? सर मेरी वाइफ का कैंसर का इलाज हुआ था PGI चंडीगढ़ में, तो अभी तो उनकी डेथ हो गई है। तो उसका जो मुझे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में से 12 लाख के लगभग रिवर्समेंट हुआ था पैसा मुझे इलाज का। तो यूनिवर्सिटी ये कह के मेरा टैक्स काट रही है कि PGI एक सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, वो एक ऑटोनमस हॉस्पिटल है, जिसके कारण आपका टैक्स काट रहे हैं। वो मेरा हर महीने 54,000 पे में से टैक्स काट रहे हैं। रिवर्समेंट मुझे पूरी मिली है। तो आपका जानना है कि इस पे रिइंबर्समेंट पे टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? हाँ जी, कैंसर का इलाज हुआ है सर। चलिए, सबसे पहले बात तो हम लोग को बहुत दुख है कि तमाम कोशिश के बावजूद, इतना खर्च करने के बावजूद भी आप अपनी धर्मपत्नी को नहीं बचा पाए। लेकिन फिलहाल जो टैक्स की उलझन है, मुकेश पटेल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको सही गाइडेंस दें। लक्ष्मण जी, हम जो अभी हमारे इंट्रो में बात कर रहे थे कि नए रेजिम या पुराने रेजिम, कोई भी रेजिम में कुछ टैक्स फ्री पर्क्स हैं
उसमें ये मेडिकल पर्क जो है हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आपके एम्प्लॉयर से जो रीइंबर्समेंट मिलता है उसको कवर किया गया है। अब इसमें कौन कौन सी हॉस्पिटल्स का समावेश, कैंसर तो ऑब्वियसली इसमें आता ही है, कैंसर है, कार्डियक है, बहुत सारे डिजीजेस और ट्रीटमेंट्स को इसमें समावेश किया गया है। लेकिन कौन सी हॉस्पिटल्स का समावेश हो, तो एक तो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के द्वारा संचालित हॉस्पिटल होनी चाहिए, या तो जो प्राइवेट या ऑटोनॉमस भी हो, अगर उसको मंजूरी दी गई है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की ओर से, और ज्यादातर आज मेजॉरिटी ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स वो ये मंजूरी या अप्रूवल वो ले लेते हैं। तो हम धर्मेंद्र जी को ये कहेंगे कि आप थोड़ा इसमें जरा इंक्वायरी करके तब वेरीफाई कर लीजिए। अगर ये हॉस्पिटल जो है ऑटोनॉमस है, प्राइवेट है, पर उसको अगर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की अप्रूवल है, तो आप अपने डिपार्टमेंट को कह सकते हैं कि यू कैन सर्टेनली गेट द बेनिफिट। ये जरूरी नहीं है कि इट शुड बी ओनली गवर्नमेंट या तो कॉर्पोरेशन रन हॉस्पिटल। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे इंटरेस्ट और डिविडेंड पर टीडीएस से बचने के लिए फॉर्म भरते वक्त किन किन बातों का रखें ख्याल, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी शो में हमने एक बार चर्चा ये की थी कि अगर आपको इंटरेस्ट से इनकम होता है, डिविडेंड से इनकम होता है, तो अब आप टीडीएस बचा सकते हैं, यानी उसी वक्त आपका टीडीएस नहीं कटेगा, इस बात का प्रावधान है। लेकिन कई लोगों के मन में कन्फ्यूज़न था कि क्या यह प्रावधान हर किसी के लिए है, क्या कोई शख्स जो सीनियर सिटीजन नहीं है उसके लिए अलग प्रावधान है, सीनियर सिटीजन है उसके लिए अलग प्रावधान है, अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो उसमें कई सारे लोग गलतियां कर बैठते थे। तो मुकेश पटेल साहब ने इस पे खास रिसर्च करके ये तैयारी की है कि आखिर टीडीएस से बचने के लिए किन लोगों के लिए क्या प्रावधान है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मुकेश पटेल साहब, आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि अगर कोई इंटरेस्ट और डिविडेंड पर टीडीएस से बचना चाहते हैं तो उसको दो हिस्से में बांटते हैं। एक वो लोग जो लोग सीनियर सिटीजन नहीं है, जिनकी आयु अभी 60 साल तक नहीं पहुँची है, तो उनके लिए कौन सा फॉर्म उपयोगी है और फॉर्म भरते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखें। बिल्कुल लक्ष्मण जी, जो सीनियर सिटीजन नहीं है और जो रेसिडेंट है, माना एनआरआई है, वो ये फायदा नहीं ले सकेंगे, ये हमें ख्याल रखना है। यू नीड टू बी अ रेसिडेंट एंड इफ यू आर बिलो 60 इयर्स, तो आपके लिए मान लीजिए कि आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है जिसको हम कहते हैं फॉर्म 15G में। तो आपके लिए फॉर्म 15G का आपको उपयोग करना है। इंटरेस्ट या डिविडेंड पे आप डिक्लेरेशन दें टीडीएस नहीं काटने के लिए। पर इसके लिए एक आवश्यक बात यह है कि आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपकी टोटल इनकम जो है वो डज नॉट एक्सीड द टैक्सेबल लिमिट दैट इज स्पेसिफाइड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अब इनकम टैक्स एक्ट में जो टैक्सेबल लिमिट है वो 3 लाख की है। तो इसके लिए जरूरी ये होगा कि आपकी टोटल इनकम, आपकी कुल आय, ग्रॉस इनकम जो है वो 3 लाख से ज्यादा न हो, तभी आप ये 15G का फॉर्म दे सकते हैं। अगर 3 लाख से ज्यादा है और आप ऐसा कोई डिक्लेरेशन देते हैं तो लक्ष्मण जी ये गलत होगा और इसके लिए आपके सामने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन इवन टेक अप स्टेप्स फॉर प्रोसिक्यूशन। तो ये बात ख्याल रखने वाली। अब वो लोग जिनकी आयु 60 ईयर से ज्यादा है या फिर कहें कि सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान है? हाँ, अब उनके लिए जो प्रावधान है वो काफी उदार हैं और खास तौर से उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके लिए उनका पेंशन वगैरह जो इनकम होती है, और अभी जो इनकम टैक्स रिबेट आप जानते हैं कि उसका फायदा लेते हुए अगर आप रेसिडेंट हैं और रिबेट का फायदा मिलता है तो 7 लाख, या तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ अगर आपका पेंशन की इनकम है तो 7.5 लाख रुपए तक की टोटल इनकम पर आपको टैक्स नहीं भरना होता है। अभी आप नॉन सीनियर हैं तो उसमें ये 7 लाख 7.5 लाख वाला नियम नहीं लगेगा। पर
अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको जो फॉर्म 15H देना पड़ता है उसमें एक अलग सा डिक्लेरेशन है, और वो डिक्लेरेशन ये है कि आपकी टोटल इनकम जो भी है उस पर आपको कोई टैक्स भरने लायक नहीं है। माना 7.5 लाख रुपए तक की भी टोटल इनकम आपकी हो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन और रिबेट के साथ आपको अगर 0 टैक्स भरना है तो आप अपना डिक्लेरेशन दे सकते हैं, और जो भी बैंक या कंपनी जिसको आप ये 15H देते हैं उनको उसको मानते हुए टीडीएस काटने का नहीं होगा, तो आपको ये फायदा मिलेगा। लक्ष्मण जी, चलिए, तो ये सारी बात रही टीडीएस को लेकर के। अब चलते हैं सीधे हम लोग सुनील जी के पास। सुनील जी के पास चलते हैं जो कि मुंबई से जुड़े हुए हैं, सुनील भयानी साहब। सुनील भयानी साहब, क्या सवाल है आपके पास? हाँ जी, मुकेश जी नमस्कार। मेरी एक दुविधा है, 2024 के बजट प्रस्ताव में एक नई धारा 194T को इनकम टैक्स एक्ट में पेश किया गया है, जिसके तहत किसी फर्म द्वारा अपने पार्टनर्स को भुगतान किया गया इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन पर टीडीएस लगेगा। ऐसा बताया गया है कि यह प्रोविजन 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव होगा, और कुछ टैक्स प्रोफेशनल का कहना है कि इसे असेसमेंट ईयर 2025-26 से इफेक्टिव माना जाएगा, जिसका अर्थ यह होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दौरान किए गए ऐसे सभी भुगतानों पर टीडीएस लगना आवश्यक होगा। सर, एक्चुअल इफेक्टिव डेट कौन सी होगी, वो मेरी दुविधा है। बिल्कुल सुनील जी, सबसे पहले तो मैं आपको विशेष कॉम्प्लीमेंट इसलिए दूंगा कि आपने ये एक बिल्कुल बर्निंग क्वेश्चन उठाया है। जब से बजट आया और ये 1 अप्रैल 2025 की इफेक्टिव डेट सेक्शन 194T के साथ जोड़ी गई, तब से ये एक थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि भाई 1/4/2025 का माना असेसमेंट ईयर 2025-26 जैसे आपने बताया, अगर वो किया जाए तो फिर आपको ये पूरे साल में जो भी आप इंटरेस्ट या रेम्यूनरेशन देते हैं उस पर टीडीएस काटना होगा। क्या ये सही है? इन माय ओपिनियन, एंड इट्स अ वेरी क्लियर आंसर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, कि ये प्रोविजन है, इट इज अ प्रोसीजरल प्रोविजन, और जो भी प्रोसीजरल प्रोविजन होते हैं वो हमेशा उसकी इफेक्टिव डेट से ही उसके बाद से लागू होते हैं। जैसे 1 अक्टूबर 2024 से कुछ चेंजेस किए गए टीडीएस में, तो वो 1 अक्टूबर 24 के बाद अमली है। 1 अप्रैल 25 के बाद उसकी घोषणा की गई है, तो वो तभी होंगे। इसको असेसमेंट ईयर के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। असेसमेंट ईयर के साथ जो चार्जिंग प्रोविजंस, टैक्सिंग प्रोविजंस हैं, उनका सीधा एक कनेक्शन है। तो माय आंसर इज वेरी क्लियर, इट विल बी ओनली फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर 1 अप्रैल 2025। चलिए, तो इसमें कोई कंफ्यूजन यहाँ पे है नहीं सुनील जी। अब चलते हैं सीधे अरुण कुमार जी के पास, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? संक्षिप्त में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। हेलो जी। हाँ, नमस्ते अरुण जी। जी, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। हाँ बोलिए भैया। हाँ, ये असल में मेरा फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जो है वो टैक्स ज्यादा जमा हो गया था। एक्चुअली जो है मेरे बेटे की डेथ हो गई थी, तो मैंने देखा नहीं, उस सीए ने हमारी गलती करके क्या किया कि 13 लाख हमारा इनकम थी और 5 लाख कैपिटल गेन था म्यूचुअल फंड का। तो कैपिटल गेन उसने टोटल इनकम में जोड़ दिया, जबकि वो उसमें 1 लाख घटा के और बाकी 10% चार्ज करना चाहिए था। तो टोटल 18 लाख पर टैक्स लग गया। तो वो इस तरह 1.25 लाख के करीब ऐसा टैक्स जमा हो गया। और उस समय मेरी तबीयत खराब थी, मैं तो कुछ देख नहीं रहा था। ये कुछ रिफंड हो सकता है, कोई तरीका है? चलिए, मुकेश पटेल साहब बताएंगे। दरअसल संक्षिप्त बता दूं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में गलती हो गई, और गलती करने के बाद रिवाइज रिटर्न फाइल करने का समय भी खत्म हो चुका, तो अब क्या कर सकते हैं? लक्ष्मण जी, ये मैं इनको तो सबसे पहले धन्यवाद इसलिए करूंगा क्योंकि उन्होंने एक हमें मौका दिया है, हमारे बहुत सारे दर्शकों को एक टैक्स गुरु की ओर से एक बिल्कुल जैसे कहें सचोट गुरु मंत्र देने के लिए। क्योंकि बहुत सारे इनके जैसे ऐसे केसेस आते हैं जहां आपने रिटर्न में गलती कर दी, कोई गलत क्लेम कर दिया, या तो जो क्लेम करना था उसमें आप चूक गए,
अच्छा, ऑर्डर हो गया, सीपीसी का इंटीमेशन आ गया, या तो रिवाइज रिटर्न फाइल करने का समय भी बीत गया, तो ऐसे केस में क्या किया जाए? तो आप इसको रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड के दायरे में भी 154 में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि गलती आपकी ही थी, रिकॉर्ड की तो गलती नहीं है। तो ऐसे केस में आयकर का जो कानून है उसमें एक सेक्शन 264 है, जहां कोई भी टैक्स पेयर है वो अपने केस में आयकर कमिश्नर जो है, इनकम टैक्स कमिश्नर, उसके पास जाके ये एक पिटिशन कर सकता है कि भाई मुझे आप रिलीफ दीजिए, ये एक ऑर्डर हुआ है विच इज प्रेजुडिशियल टू मी ऑन द फैक्ट्स ऑफ माय केस, और मुझे रिलीफ देनी चाहिए। तो आपके केस में अभी मेरे विचार से शायद जो इंटीमेशन आया होगा उसके अभी 12 महीने हुए नहीं होंगे, बिकॉज ये जो पिटिशन है वो आपको जब से ऑर्डर जारी किया गया उसके 12 महीने के अंदर करना पड़ता है। और क्लियर वर्डिक्ट्स ऑफ हाई कोर्ट्स हैं कि भाई इंटीमेशन हो या ऑर्डर हो, जहां भी कुछ एनीथिंग इज प्रेजुडिशियल टू द एसएससी, तो आप इसकी रिलीफ लेके कमिश्नर से आप फायदा ले सकते हैं। तो आप ये अगर ये मार्ग अख्तियार करेंगे, मेरे विचार से आपको बिना झिझक यू विल डेफिनेटली गेट रिलीफ, बट प्लीज एक्ट इन टाइम। बिल्कुल अरुण कुमार जी, जैसा कि मुकेश पटेल साहब ने कहा कि अभी भी रास्ते आपके पास बचे हुए हैं, और सिर्फ अरुण कुमार जी के लिए नहीं, ऐसे तमाम टैक्स पेयर्स के लिए जिनको लगता है अब तो ज़्यादा टैक्स चुका दिए, कोई रास्ता हमारे पास है नहीं, लेकिन ये रास्ता है। वो रास्ता क्या है, मुकेश पटेल साहब ने बताया। मुकेश पटेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और दर्शकों से यही कहूँगा, आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें, ताकि आपके मोबाइल पर ठीक किसी तरीके से लाइव अपने गेस्ट से बात कराऊंगा और टैक्स से जुड़ी आपकी हर उलझनों को सुलझाऊंगा। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।